नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर नारी शक्ति का मुद्दा छा गया है। संसद में 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है विशेष सत्र और फोकस में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सरकार की तैयारी पूरी है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। सरकार का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की लोकतांत्रिक तस्वीर बदल देगा, महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाई देगा और देश में सामाजिक न्याय को जमीनी हकीकत बनाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग, सरकार की मंशा और प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चुनावों के बीच विशेष सत्र बुलाना सरकार की जल्दबाजी और राजनीतिक मंशा को दिखाता है। लेकिन क्या ये वाकई महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है? क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को देगा असली राजनीतिक हक? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महिलाओं को उनका हक दिलाने का ये निर्णायक पल है या फिर सत्ता और सियासत के बीच फंसा एक बड़ा मुद्दा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है राखी राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी से है। बहुत स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ संगीता बेनीवाल जी भी कुछ देर में जुड़ेंगी, कांग्रेस से हैं। तो हमारे साथ निधि खंडेलवाल जी भी मौजूद है, अधिवक्ता है। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। और साथ ही मौजूद है ममता शेखावत जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। ममता जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम कह सकते हैं पल है जब 16 तारीख से 3 दिन चर्चा होगी। हम बात कर रहे हैं नारी वंदन अधिनियम की। और राखी जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। दशकों से लंबित महिला आरक्षण को लेकर एक अहम कदम इसे माना जा रहा है, जिस तरह से कोशिश की जा रही, क्या इसे ऐतिहासिक कदम माना जाए? निश्चित तौर पे श्वेता, और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 21वीं सदी का महत्वपूर्ण जो डिसीजंस हैं उनमें से एक डिसीजन ये रहेगा। हमारी महिलाओं को जिस तरह से लाभार्थी वर्ग से निकाल करके नेतृत्व करता पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, मैं समझती हूँ ये एक बहुत ऐतिहासिक काम होगा। जब हमारे देश को आजाद हुए 100 साल 2047 तक हो जाएंगे, तब तक विकसित भारत की जो संकल्पना, जो दृढ़ संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। पिछले 12 सालों में देखोगे तो आप हर क्षेत्र में हमारे देश में महिलाओं ने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और अब राजनीतिक तौर पर भी ये अधिनियम के माध्यम से हमारी भागीदारी बढ़ेगी। और श्वेता, मुझे लगता है कि जिस तरह से 2023 में ये जब कानून आया सबसे पहले, तब सर्वसम्मति से ये कानून पास हुआ, और वही विश्वास मुझे ये है कि 16, 17, 18 को भी जब इसका संशोधित बिल आएगा तो सभी लोग मिलकर के नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2023 में ये विपक्ष की ही मांग थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, वही काम आज किया जा रहा है। और मैं ये समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक भावना, सबकी भावना थी, सबको साथ लेकर के हम महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भागीदारी वर्ड से हटा करके उनको हम नेतृत्व करता बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिसका सबको स्वागत करना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज के लिए राजनीति करना। संगीता बेनीवाल जी भी मेरे साथ अगर जुड़ गई हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि हमारी जब नारी शक्ति आगे बढ़ रही है तो हर महिला को आगे बढ़ करके इसमें सहयोग करना चाहिए। हम 33% के माध्यम से जब वहां पहुंचेंगे तो सही तरीके से समाज के अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में जो काम होना चाहिए, उसको और बेहतर तरीके से हम लोग क्रियान्वित करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने बताया भी कि किस तरह से 2014 के बाद से लगातार
महिलाओं को सामाजिक तौर पर सुदृढ़ करने का काम सरकारों ने किया और उन्होंने सबको श्रेय दिया। श्वेता, उन्होंने कहा कि अब तक प्रयास बहुत हुए और उन्होंने हर एक प्रयास को श्रेय दिया। तो ये श्रेय का खेल नहीं है। जहां तक चुनावों की बात श्वेता आपने की, हमारे देश में दुर्भाग्यवश हर साल चुनाव होते हैं। अगर हम लोग अभी आसाम और तमिलनाडु में तो चुनाव वोटिंग हो गई, अगर करना होता तो उससे पहले करना। मीन में एक मत निकालिए, अच्छा काम हो रहा है तो उसका कोई समय नहीं होता, जो है हो रहा है उसको होने दीजिए और स्वागत करना चाहिए ऐसे कदम का। चलिए, संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस से। स्वागत है संगीता जी आपका। नारी शक्ति के लिए ये नया अध्याय है और मुझे लगता है कि आज का ये जो मुद्दा है उसमें सब एक तरफ ही खड़े हैं, पर्दे के उस तरफ आमने सामने की तो इसमें बात ही नहीं होगी, क्योंकि स्क्रीन पे भी देखें तो महिलाएं ही हैं, महिलाओं की बात है, नारी की ही हिस्सेदारी की बात यहाँ पर हो रही है। संगीता जी, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है कि सभी सांसद उपस्थित रहे, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है कि खास मौका है, खास मुद्दा है, चर्चा इसमें होना चाहिए, भले सवाल कुछ भी। लेकिन संगीता जी, आपसे अगर मैं सवाल करूं इस अधिनियम को लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि पहले बहुत कम चेहरे, अभी तक हम देखते हैं, फिर विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, बहुत कम चेहरे, राज्यसभा हो, महिलाओं के नजर आते हैं। लेकिन महिलाओं की तादाद बढ़ना, उनको भागीदारी का बढ़ना, उनका परसेंटेज बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सवाल करेंगी, आमजन के मुद्दे उठाएंगी, महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी। ऐसे में संगीता जी, आपको क्या लगता है कितना अहम ये 3 दिन रहने वाले हैं? कांग्रेस का स्टैंड इससे लेकर क्या है? बिल्कुल श्वेता जी, स्वागत योग्य फैसला है और कांग्रेस पार्टी भी इसका स्वागत करती है। और हमने तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले पंचायत में एक तिहाई बहुमत से महिलाओं को आरक्षण दिया, जब हमारे राजीव गांधी जी की ये सोच थी जी। और बड़े खुशी की बात है कि आज भारतवर्ष में लगभग 14 लाख महिलाएं प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख हैं। तो ये तो स्वागत योग्य निर्णय है। परंतु श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जब बिल आया सितंबर 2023, लगभग 30 माह पूर्व, तब नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल की बात कही, तब सर्वसम्मति से बिल पास तो तभी हो गया था। परंतु हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था कि पहले जातिगत जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये बिल आएगा। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, वही नरेंद्र मोदी जी अपने ही फैसले के खिलाफ चले गए। 30 माह बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो इन सब के बिना इस बिल को लाने की बात कर देते हैं। और ठीक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के जब चुनाव हैं और आज इतने सांसद वहां पर हैं, जब चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे तो 16 से 18 तक व्हिप जारी कर रहने की बात कही जाती है। तो बड़ी इस बिल को लाना ही था तो 9 तारीख को केरला के चुनाव हो गए थे, उसके बाद लाया जा सकता था। या फिर विपक्ष बार 3 बार विपक्ष ने अर्जी लिखी है कि आप 29 अप्रैल के बाद इस बिल के ऊपर चर्चा कीजिए। परंतु आपको ध्यान है, आपको लगता है कि चुनाव ये 2 राज्यों के अहम चुनाव है और इसी के मद्देनजर, और आपको लगता है कि ये चर्चा होती है, ये कानून बनता है तो इसका इम्पैक्ट असर होगा इन चुनावों में, इसलिए विपक्ष चाहता है कि अभी नहीं होना चाहिए? नहीं श्वेता जी, फिर क्या विपक्ष चाहता है ये बिल होना चाहिए। हम तो पहले दिन से ही इसमें पक्ष में थे और खुद नरेंद्र मोदी जी के ये शब्द हैं कि विपक्ष चाहता था ये बिल लाओ, इसीलिए वो बिल लाए। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारी महिला साथी का कि उन्होंने भी ये बात रखी कि विपक्ष ही चाहता था कि महिलाओं के आरक्षण का बिल लाया जाए, तो इसलिए ये बिल आया। लेकिन ऐसे क्या नौबत आन पड़ी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को, मैं आपके सवाल का जवाब, ठीक है, आपने कहा आप स्वागत भी करते, मैं जवाब राखी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अप्रैल के बाद भी हो सकता था या 29 अप्रैल के बाद भी आपके सवाल का जवाब राखी जी लेंगे, उससे पहले कर सकते। निधि खंडेलवाल जी हमारे साथ अधिवक्ता है, उनका भी, दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लूं मैं। संगीता जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी, विपक्ष में होने के नाते सवाल करना भी लाजमी। लेकिन निधि जी, बेहद है, जब महिलाओं की बात होती है तो हर कोई कहता है कि बहुत अच्छा है, मौके मिलेंगे। दशकों से सिर्फ उसे लेकर बात होती रही है, बात होती है कि आधी आबादी को बराबर मौका मिलना चाहिए। पहले हम कह रहे हैं कि बेटी को बचा लो, अब बेटियां अगर हम बचा पा रहे हैं और एक अच्छी संख्या हो रही तो उन्हें पढ़ा लो। अब पढ़ाने के तक ही सीमित है कि इन्हें बढ़ाना भी पड़ेगा आगे, और बेटी बढ़ाओ के मद्देनजर ये है कि उन्हें और मौके और प्लेटफॉर्म देना चाहिए। लेकिन कानूनी रूप से क्या नजर आता है? क्योंकि सवाल भी उठते हैं कि इतना जल्दी, पहले कहा जा रहा था वक्त लगेगा, बड़ी प्रक्रिया होगी, और अब कहा जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द हम लागू करेंगे 2029 में। देखिए श्वेता जी, ये बड़ी वाजिब सी बात है कि जो आज सामाजिक हमारा परिवेश है,
ये हम राजनीति से इतर बात करें तो एक अधिवक्ता के रूप में, एक महिला के रूप में मैं ये देखती हूँ कि इन सभी महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए आरक्षण की वास्तव में आवश्यकता है। ये हर स्तर पे लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं आज चाहे कितनी ही आर्थिक रूप से मजबूत हो या किसी भी रूप से कहीं ना कहीं अपने ऊपर अच्छे सिस्टम में हो, लेकिन वो जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं वो आज भी पीछे हैं, क्योंकि आज के टाइम में, आज के समय में जो उनको प्रॉपर जो उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं मिला। तो ये सरकार की एक मंशा है, जो एक अच्छी मंशा मैं मानती हूँ कि महिलाओं को रिजर्वेशन देके उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो या अन्य क्षेत्र हो, जब वो क्षेत्रों में इन रिजर्वेशन के जरिए आगे आएंगी तो कहीं ना कहीं वो संवेदनशील जो फैसले ले पाएंगी, समाज के लिए काफी कुछ कर पाएंगी। और यहाँ यह कहना बड़ा एक विचित्र सा प्रश्न आता है, देरी या नहीं देरी, देर आया दुरुस्त आयत, कम से कम कुछ तो हुआ। तो मेरा मानना यह है कि कानूनी रूप से महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए वास्तव में महिला आरक्षण की आवश्यकता पिछले कई सालों से थी, जिसे सरकार ने सुना, माना और इसको अब लागू करने का कई बार होता है मंशा साफ होती है, लेकिन कानूनी रूप से कोई पेच आ जाता है, कुछ फंस जाता है, अटक जाती चीजें, वक्त लग जाता है। आपको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है या एकदम स्मूथ साफ रास्ता है, चर्चा होगी, वोट लोग डालेंगे, समर्थन ज्यादा होगा और आराम से इसमें कानून बन सकता है? देखिए, ये एक प्रोसेस है बिल पास करने का। कोई भी किसी भी कानून को लाने के लिए जो बिल पास करने की जो एक प्रक्रिया है हमारी संवैधानिक, उस प्रक्रिया से गुजरना बहुत जरूरी है। और मुझे यह विश्वास है कि ये एक ऐसा बिल है जिस पर सर्वसम्मति से सबका एक अनुमोदन होगा और सभी इस चीज से सहमत होंगे। और मुझे ये एक अधिवक्ता के रूप में, एक भारतीय नागरिक होने के रूप में मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये बिल अब कानून के रूप में जल्दी ही निश्चित तौर पर हमारे सामने आने वाला है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। और ममता जी भी हमारे साथ हैं। ममता जी सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है बहुत करीब से आपने भी देखा है, कई चेहरे देखे होंगे। और जब महिलाओं के हक की बात आती है, आपको क्या लगता है कि इस कानून को लेकर, क्योंकि सवाल कई उठे कि 23 में आया तो इतना वक्त क्यों लग गया, 29 में ही लागू क्यों कर रहे, पहले कुछ और कहा गया था, चुनाव बीच में है तो थोड़ा और डिले हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद महिलाओं की स्थिति जमीनी स्तर पर भी मजबूत होगी, सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा? देखिए, एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं तहे दिल से, मतलब आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी एक चीज़ कि थोड़ा समय लग गया, तो अब दिस इज द राइट टाइम कि अब हम लोग अपने डिफरेंसेस ना शो करके या मीन में एक ना निकाल के, कमियां ना निकाल के और एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत करें। देखिए, एक बहुत मेजर चेंज हमारी डेमोक्रेसी में होने वाला है, जहां हम मानते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए, महिलाओं को अब तक केवल शेयर मिलता था कि इस योजना में महिला को इतना प्रतिशत इसका शेयर है या जो भी है, अब हमें मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो ये पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने वाला, पूरी डेमोक्रेसी का जो एक रियल असेंस है वो सामने खुलकर आएगा। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर ये बिल आता है और महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलता है तो देखिए वो सही मायनों में उन तक पहुंचना चाहिए। और जैसा कि अगर एक महिला प्रतिनिधित्व है तो वो महिलाओं की बात को ज्यादा अच्छे से समझेगी और शायद हम सभी कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम अपनी बात खुलकर उन तक रख पाएं। और वो भी उस महिला होते हुए शायद वो हर समस्या को एक खुद महसूस करती हैं, तो वो अच्छे से समझ पाएंगी। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते हैं, या एक जो हमारी सोसाइटी है पुरुष प्रधान, उसमें कुछ चीजें हैं जहां महिलाएं वंचित रह जाती हैं। तो देखिए, बहुत सराहनीय कदम है और मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो दिन कब आए और जब जिस चीज की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसको हम सेलिब्रेट करें। आई एम रियली हैप्पी और एक मेजर चेंज होने वाला है, तो ये बहुत ही खुशी का समय है। बिल्कुल ठीक, आपने की खुशी के समय। लेकिन एक और तस्वीर है, हम जब गांव में देखते हैं तो क्योंकि रिजर्व होती है सीट, तो महिला सीट होती है, महिला सरपंच भी बनती है, लेकिन सरपंच पति कहलाए जाते हैं, ऐसे भी एक पद हो जाता है क्योंकि सब चीजें हस्बैंड ही चला रहे हैं, महिला सिर्फ नाम की, क्योंकि वो रिजर्वेशन था। आपको लगता है कि जब इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो महिलाओं को भी जो पहुंचे, क्योंकि वो आम जनता की चॉइस होगी, वो आम जनता जिन्हें चुनकर भेज रही होगी सिर्फ इसलिए कि उनके हक की बात करे, तो कम से कम ऐसी तस्वीर संसद के अंदर न देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये एक एग्जाम्पल दिया है, मैं इसके बारे में बात भी करना चाह रही थी। जैसा कि एक बड़ा ही कॉमन सा टर्म है सरपंच पति, कि महिलाएं सरपंच बनती है, लेकिन
लेकिन उनके सारे डिसीजन लिए जाते हैं उनके पतियों द्वारा। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महिलाओं को समझना होगा कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे शुड टेक इट सीरियसली, उनको आगे आना चाहिए। ऐसा है नहीं कि उनका अपना ओपिनियन नहीं है या वो कोई, जब एक महिला पूरे घर को संभाल सकती है विदाउट एनीबडीज हेल्प एक्सेप्ट फाइनेंशियल, जो कि आजकल तो आत्मनिर्भर है महिलाएं, तो वो अपने फैसले क्यों नहीं ले सकती। तो देखिए आप सलाह लीजिए लेकिन किसी और को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको मौका मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन का तो आप कॉल लें और आप अपने ओपिनियन, अपने जो प्रतिनिधित्व है उसको आप शो करें। आप ऐसा कोई उदाहरण जैसा सरपंच पति जैसा बहुत जगह देखा है और ये काफी डिसअपॉइंटिंग भी था। तो देखिए उसको जो सही मायनों में जो होना चाहिए उसका एक रीजन ये भी होता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, सब क्या कहा जाता है। लेकिन आज की महिला शिक्षा को प्राथमिकता देती है, परिवार देते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना, और वो मिलता भी। खैर इस पर एक कमेंट है। आपका जो कंसर्न था वो बिल्कुल ठीक था कि ऐसा कई बार हमने गांवों में देखा कि वहां पर प्रतिनिधि महिला होगी लेकिन पीछे से उनके पुरुष जो उनके घर वाले हैं वो लोग उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं एक चेंज बताना चाहती हूँ जी। जैसा संगीता जी ने कहा, मुझे लगा कि ये किंतु लेकिन परंतु वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो उनकी मंशा है। लेकिन उस समय के आरक्षण में और आज के आरक्षण का फर्क बताती हूँ। उस समय आरक्षण दिया गया महिलाओं को बिना किसी तैयारी के। आज आरक्षण दिया गया जैसा आपने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू किया, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, जनधन खाते, पीएम आवास, हर घर जल, उज्ज्वला योजना, सैनिक स्कूल्स में एडमिशन, पायलट के अंदर बच्चियां आ सकती हैं, एनडीए में बच्चियां आ सकती हैं। आप देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट करने के बाद आज आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महिलाएं आई। एक फर्क है। एक और एग्जांपल दूंगी। पिछली बार जब यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, 100 सीटों पे प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के माध्यम से 100 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, बिना किसी तैयारी के लड़ाया। हुआ क्या? सबकी सब हार के घर बैठ गई। अब घर बैठने से क्या हुआ? आप मुझे बताइए, मोरल हाई हुआ डाउन हुआ? बाकी महिलाएं जब देख रही होंगी देखेंगे यार वो हार गई, मैं तो नहीं लड़ूंगी चुनाव, वही पता नहीं हार जाते हैं, फालतू में लोग ताने कसेंगे। तो बिना किसी तैयारी के लिए तब भी किया था, बिना किसी तैयारी के आपने यूपी में भी किया था। लेकिन आज की नारी दूसरी है। अभी जो सवाल अब नहीं होगा ऐसा कि ऐसा नहीं होगा, इसको एज अ राजनीतिक टूल इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर। इस सवाल पर क्या अगली साल भी तो चुनाव है ना, यूपी में है, शायद पंजाब में भी है, हिमाचल में, तो चुनाव तो हर साल ही होते हैं। जब हो रहा है तो उसका स्वागत कीजिए। लेकिन किंतु परंतु, ये काला टीका जो है ना, कांग्रेस किंतु परंतु नहीं करे तो देश में मुझे लगता है अच्छी चीज होगी ही नहीं। लेकिन एक समस्या हो सकती है कांग्रेस को, हमने तो पूरे देश को परिवार मान करके महिला बहनों को आरक्षण दिया। इनके यहाँ हो सकता है किसी परिवार की ही महिला को, क्योंकि परिवारवाद वाली कांग्रेस पार्टी में चाहती नहीं थी नेगेटिव आए। लेकिन संगीता जी ने जिस तरह की बात की, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 2010 के अंदर राज्यसभा में ये पारित हो गया, उसके बाद 4 साल आपने लोकसभा में इसको पारित क्यों नहीं किया? आपके सहयोगी कहते थे परकटी महिलाएं आएंगी, आपके सहयोगी के सांसद ने इस बिल को फाड़ दिया। आज प्रधानमंत्री जी फिर भी सबको श्रेय दे रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। संगीता जिन जिन ने प्रयास किया सबको धन्यवाद। रिएक्शन लेने संगीता जी इस पर कमेंट, क्योंकि कोशिशें, और पीएम मोदी ने भी ये बात कहा कि कोशिशें दशकों से चल रही थी, किसी भी सरकार, क्योंकि यूपीए की सरकार रही है, सवाल नहीं उठाया, कोशिश हर स्तर पर की गई और वो कोशिशों का ही नतीजा होता है कि कहीं जाकर तो वो सफल होगी, और वो शायद 2026 हो। संगीता जी, अभी राखी जी बड़े आराम से कह रही थी कि प्रियंका जी ने ये प्रयोग किया यूपी में और 100 बहनों को टिकट दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ये प्रयोग करती है, चाहे पंचायत चुनाव में किया हो, चाहे यूपी में विधायक के चुनाव में किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरी महिला बहनों के लिए क्या स्थिति है वो किसी से छुपी भी नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये बात है? पार्टी में महिला बहनों, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये बात है? संगीता जी, 33% है मैडम, आपको मालूम नहीं है? हमारे संगठन में 33% महिलाएं कब से आ रही हैं? देखो आप लिस्ट चेक करो, कोई सी भी मेकर जो है वो नीति निर्माता बनेगी तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश हूँ, ताकि मेरी महिला बहनें भी अधिक से अधिक संख्या में राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में आ पाएगी, जो कि अपनी लड़ाई लड़ती है और संघर्ष करती है। संगीता जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। संगीता जी, ठीक है, आया है, ठीक है, और मिलता रहेगा। ठीक है संगीता जी, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर भी ये बात है, उतनी प्रमुखता, उतनी प्रायोरिटी महिलाओं को मिल रही है? क्या पार्टी के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है? टिकट दे दिया तो मैं चाहती हूँ कि अभी आपने कहा किसी भी चीज की तैयारी। संगीता जी, मुझे टू द पॉइंट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। संगीता जी, पहले हमारे यहाँ पर कास्ट सेंसस होना चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए। संगीता जी, अब देखिए ये नियम तो इतना बड़ा फैसला, चर्चा के
बाद कानून बनाने का सभी सांसदों की मौजूदगी रहेगी, ऐसे तो नहीं लिया जाएगा। इसकी संख्या बाहुल्य तरह से है। संगीता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? हो जाएगा, इसलिए स्वागत योग्य निर्णय है, महिला आरक्षण में स्वागत योग्य निर्णय है। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने तो ये क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, संगीता जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन निधि जी फाइनल कमेंट इस पर जरूर चाहेंगे। राजनीतिक तौर पर आपने भी कहा कि उस एंगल से देखा जाए तो सवाल भी उठते हैं और एक दूसरे के फायदा नुकसान राजनीति में देखा जाता है, लेकिन देश की आम महिला, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई महिला, आज के वक्त में अगर ऐसा होता है और ये हक मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से महिला निकलकर सामने आएंगी और वाकई में राजनीति से जुड़ेंगी? क्योंकि राजनीति में, सरकार में अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे होने का, समझदार लोगों के होने की जरूरत है, आज भी है, और जब अच्छी टीम होती है तो वो काम भी नजर आते हैं ग्राउंड पर भी। निश्चित तौर पर श्वेता जी, आपने ये बात सही कही। देखिए, हम जिस तरह से, जिस समुदाय से हम लोग रूबरू होते हैं, हमारे ऑफिसेज में जिस तरह से लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं हमें यह बात महसूस होती है कि महिलाएं उस स्तर पर इवन शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी वहाँ प्रॉपर तरीके से वो चीज़ अचीव नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार हैं। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, जिसमें एक है मेल डोमिनिज्म, जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उस चीज़ से सामना करना ही होता है। डिजर्व होना एक अलग बात है, तो उस चीज़ में बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली रिजर्वेशन आपके लिए बहुत बड़ा एक हथियार होगा जिससे महिलाएं आगे आ पाएंगी। और अब आज के मायने में हम बात करें तो महिलाएं बहुत शिक्षित हैं, बहुत उच्च स्तर पर मेहनत कर रही हैं, वो किसी भी क्षेत्र में चली जाएं, चाहे वो एक कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती कर रही हैं, या वो किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में अपना काम कर रही हैं, या किसी ब्यूरोक्रेट्स के रूप में काम कर रही हैं, महिलाएं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। बट उनके काम के एप्रिसिएशन के लिए निश्चित तौर पर ये कानून जो है उनको हिम्मत देगा, समाज में एक सकारात्मक बदलाव होगा। इसका स्वागत हम सभी लोगों को करना चाहिए। ममता जी, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगी, क्योंकि हर बार बात आधी आबादी की जाती है, और वो तब की जाती है जब चुनाव आते हैं कि महिलाएं घर से निकले, वोट कास्ट करें, और उनकी भी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लेकिन क्या आप मानती है कि आज के वक्त में भी हम किसी भी फील्ड में देखें, कोई भी कार्यक्रम हो, जब मंच पर मौजूदगी होती है, स्पेशल फेसेस होते हैं, खास चेहरे होते हैं, एक बड़े पद में बैठे लोग होते हैं, तो उसमें अगर 10 लोग हैं तो उसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं ही नजर आती हैं। बहुत कम होता है कि हमें एक अच्छी खासी तादाद उस जगह पर पहुंचती हुई नजर आती है। आपको लगता है कि जब इस तरह से शुरुआत की जा रही है तो वो तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, आज आप इकोनॉमी में देख लें, आप और किसी भी क्षेत्र में देख लिए, आर्म फोर्सेस देख लीजिए, आप पेट्रोल पंप्स पे देख लिए, आज महिलाएं बसें चला रही हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, मतलब बड़े खुल के वो लोग आगे आ रही हैं, बेखौफ निडर होकर। तो देखिए, एक राजनीति ऐसा क्षेत्र था जहां पर हमें इसकी जरूरत थी, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगी तो देखिए, वो जो महिला आबादी है जो नेग्लेक्टेड है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। तो ये एक बहुत ही खुश होने वाली बात है, एंड इट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ आवर सोसाइटी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट, एंड डेफिनेटली महिलाएं आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ रही हैं। और जब ये आएगा सामने हमारा बिल, जब जिस दिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो देखिए पूरी जो हमारा समाज है, हमारी राजनीति, हर क्षेत्र में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। राखी जी, फाइनल कमेंट। देखिए, महिलाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, अब हम भागीदारी नहीं होगी, हम पे अब बजट का अलॉटमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वीक हैं, कमजोर हैं, हमारे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग होता है। ये वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट का नया आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि संसद में महिलाएं पहुंचे, लेकिन क्या पार्टी में भी उतनी हिस्सेदारी, उतनी मजबूती और उतने मजबूत चेहरे हम बीजेपी के अंदर तैयार किए जा रहे हैं कि 29 में हमें देखना न पड़े कि हमें यहां से किससे चुनाव लड़ाना है, किस चेहरे को खड़े करना है। बहुत सारी हो सकती है 33% से ऊपर आए श्वेता, क्योंकि बहुत सारी मजबूत नेताएं हमारे जो पार्टी है उसमें तैयार होंगी, क्योंकि संगठन के अंदर 33% आरक्षण हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। संगठन में हम लोग रीति नीति सीखेंगे और उसके बाद जनता की सेवा का मौका मिलेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता बहुत अच्छा ग्राउंड पे काम करके दिखाएगी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नारी शक्ति की बात की जा रही है और बेहद अहम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस पर कुछ संशोधन भी होगा। 3 दिन तक बेहद अहम रहेंगे, 16, 17, 18 जब इसमें चर्चा होगी, उसके बाद ये कानून बनेगा, और ताकि प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। और उसके बाद 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो तस्वीर संसद के अंदर बदलती नजर आएगी, वो संख्या बदलती नजर आएगी, वो आधी आबादी जिसकी हम बात करते हैं, जो बहुत ही लिमिटेड रह गई है, बहुत ही सीमित जगह तक सीमित रह गई है, उसे हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश है। और कह सकते हैं कि जब महिलाओं की ताकत की बात होती है, हक की बात होती है, तो महिला इतनी सामर्थ्यवान है कि वो ऑटो रिक्शा चला सकती है, तो साथ ही साथ देश भी चला सकती है। और यही कमान उन्हें सौंपने की तैयारी, जिसमें कम से कम हर महिला
बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है, साथ आ रही है, हिस्सेदारी अपनी निभाएगी और इसमें अहम रोल पुरुषों का भी, उनके परिवार का भी होगा। तो ये बदलती हुई तस्वीर कम से कम हिंदुस्तान तो देखना चाहता है, जिसमें साथ सबका होना चाहिए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।